दिस इज बिलाल बाबा सरकार। और भाई आप लोग डिमांड कर रहे थे कि बिलाल भाई किया की EV5 लॉन्च हो गई है और आपने अभी तक उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो भाई किया EV5 हमारे पास आ चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी गाड़ी को चेकआउट करने वाले हैं। नाउ दिस इज ऑफिशियली द फर्स्ट EV फ्रॉम किया इन पाकिस्तान। किया के इसके अलावा भी 3-4 मॉडल इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, बट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर किया EV5 के साथ ही किया ने अपनी जो EV का लाइनअप है उसको इंट्रोड्यूस किया है। अब अगर आप इस गाड़ी के साइज की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये किया की जो स्पोर्टेज आती है उससे साइज में थोड़ी सी बड़ी है। और इवन अगर मैं ये देखूं तो सोरेंटो जो आती थी ना, इसका काफ़ी हद तक वही वाला साइज रखा गया है। इट्स अ 5 सीटर कार, लेकिन ये साइज में थोड़ी सी बड़ी है। डिज़ाइन एस्थेटिक की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको किया की जो स्पोर्टेज है उसकी बहुत ज़्यादा वाइब आएगी, क्योंकि इसके जो कट्स हैं, जो गाड़ी की शेप है वो वैसी है। बट अगर आप करीब आकर देखेंगे तो जो लाइट्स की शेप है उससे ये बहुत ज़्यादा हद तक जो किया की ईवी लाइनअप है उससे मिलता जुलता डिज़ाइन लेकर आती है। बैक पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन दिया गया है। और आजकल हम ये भी चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो ईवीज आ रही हैं उसमें कंपनीज थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव होकर खेल लेती हैं। जहाँ पर अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज नॉर्मल गाड़ियों की देखते हैं तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ना रुकी रुकी घुटी घुटी गाड़ियाँ बना रहे होते हैं, लेकिन ईवी की जब बात आती है तो वो कहते हैं भाई ईवी एंथुजियस्ट ने खरीदनी है, ऐसे बंदे ने खरीदनी है जिसके घर में शायद 1-2 गाड़ियाँ पहले से मौजूद हों। तो यही वजह है कि हमें ईवी लाइनअप के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो स्पोर्टी डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाता है। ईवी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो उसके हमेशा से रिम्स होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि रिम अगर किसी भी डिज़ाइन के बनाए गए हों उनके ऊपर आपको ये कवर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे रेंज का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पर जो गाड़ी है इसके अंदर आपको जो डोर हैंडल्स मिलते हैं ये मोटराइज्ड डोर हैंडल्स हैं। जब आप इसको अनलॉक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं, और जब आप इसको लॉक करते हैं तो ये बॉडी के साथ फ्लश हो जाते हैं। गाड़ी जब चल रही होती है तब भी ये बॉडी के साथ फ्लश होते हैं, तो जो एरोडायनामिक्स हैं वो इफेक्ट नहीं होते नॉर्मल गाड़ियों की तरह। इसके अलावा आपको कैमराज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी का जो फ्रंट है ये किया की जो दूसरी ईवी लाइनअप है उससे बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके यहाँ पर ये लाइट आपको देखने को नहीं मिल रही। ये डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर डिफरेंट है। पाकिस्तानी मार्केट में जो वेरिएंट आया है उसमें यहाँ पर डे रनिंग लाइट्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के वेरिएंट में भी नहीं थी, तो आई थिंक ये उसी की वजह से है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आपकी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है, जिसको अगर मैं प्रेस करूं तो ये मोटराइज तरीके से ही ओपन हो जाती है। इसका जो बटन है वो पुश वाला बटन है, बट दिस इज़ अ मोटराइज्ड इलेक्ट्रिक पोर्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो CCS का टाइप 2 वाला ऑप्शन है वो अवेलेबल है। पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ अभी रिसेंट टाइम में लॉन्च हो रही हैं वो CCS टाइप 2 के साथ ही हो रही हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप नॉर्मल लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर होम चार्जिंग लगा सकते हैं, और अगर आप DC फास्ट चार्जिंग लगाना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन भी जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है। अगेन क्योंकि ये मोटराइज्ड है तो इसी बटन को दबाऊंगा ये वापस बंद हो जाएगी। इस गाड़ी में अंदर जाने से पहले जरा इसके बाहर वाली साइड की चीज़ों को देख लेते हैं। इसके अंदर आपको ट्रंक और फ्रंक दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। पहले मैं जरा इसका आपको जो बैक बूट है वो दिखाता हूँ, एंड दिस इज़ ऑटोमेटिक बाय द वे, तो ये खुद ही खुल जाता है। बैक पर काफ़ी ज़्यादा जगह है। जो इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ये यहाँ पर कुछ इस तरह करके आता है। सीट्स को भी आप नीचे कर सकते हैं। ये 60-40 वाले स्प्लिट के अंदर आता है, तो ये पूरा सीधा भी हो जाता है। बंदा लेटाना हो आप लेटा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक 10 एम्पेयर की पोर्ट भी देखने को मिल रही है। तो आप काफ़ी भारी किस्म की जो एक्सेसरीज हैं वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं, और वो जो है इसी गाड़ी की बैटरी से पावर ले लेंगी। तो ये चीज़ एक अच्छी है कि ना सिर्फ आपको बैक पर जगह ज़्यादा मिल रही है बल्कि आपको एक पोर्ट भी मिल रही है, ताकि अगर आप इस बड़ी जगह में कोई फ्रिज रखना चाहते हैं, कोई कॉफ़ी मशीन रखना चाहते हैं, यू नेम इट, आप यहाँ पर बड़े आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर भी स्टोरेज दी गई है, और अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप इसको निकाल कर कुछ इस तरह भी रख सकते हैं। और ये जो है ये बेसिकली किसी हद तक जो है वो वेट भी जो है बर्दाश्त कर लेता है। आपको नीचे भी स्टोरेज मिल जाएगी और यहाँ पर भी स्टोरेज है। मेरे हिसाब से जगह इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बट द साइज ऑफ दिस ईवी इज़ वेरी लार्ज। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका ये जो एरिया है ये थोड़ा ज़्यादा डीप होगा। और एक ईवी के अंदर जनरली जो बैटरी साइज़ होता है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। इस गाड़ी के अंदर जो लॉन्ग रेंज मॉडल है वो 88 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आता है, जो कि एक बहुत बड़ा बैटरी साइज़ है। बट अगर आप इस गाड़ी के हिसाब से देखते हैं तो वो बैटरी साइज मैं ये नहीं कह सकता कि भाई को बहुत ही कमाल चीज कर दिया है, बहुत ही कोई इंसेन कर दिया है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसके अंदर जो बैटरी टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो LFP बैटरी टेक्नोलॉजी है, ना कि NMC। जिनको नहीं पता इनका फर्क क्या होता है, भाई NMC बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़े एरिया में ज्यादा बैटरी लगाने के काम में आती है, और LFP बैटरी टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर यूजुअली जगह वो ज्यादा ले रही होती है
बट उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके जो बैटरी के लाइफ साइकिल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर LFP बैटरी लगाई गई है। उसका नुकसान ये है कि 88 किलोवाट आवर की बैटरी, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से बहुत बड़ी है, बट 88 किलोवाट आवर की बैटरी इतनी बड़ी गाड़ी में लगाई गई है और इसके अंदर आपको पीछे भी उतनी जगह नहीं मिलती। फ्रंट पर भी जो फ्रंक है ना इसका, वो भी काफ़ी छोटी जगह के साथ आता है। तो ये नुकसान है LFP का। लेकिन फ़ायदा ये है कि जहाँ पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि भाई इसको सिर्फ 80% पे चार्ज करें, जो LFP बैटरी टेक्नोलॉजी, अगर आप इसको 100% पे भी चार्ज करके चलाते हैं तो इसकी जो लॉन्गेविटी है वो NMC की निस्बत ज़्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये उसकी निस्बत ज़्यादा स्टेबल प्लेटफॉर्म है और इसके जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो भी अगर आप एक NMC बैटरी के साथ कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ इस गाड़ी के बारे में अच्छी है कि इसकी सेफ्टी रेटिंग अगर आप देखें या इसका लाइफ साइकिल देखें तो वो नॉर्मल NMC बैटरी से ज़्यादा होने वाला है। अच्छा भाई, मैं गाड़ी के अंदर जाने लगा था लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक छोटी सी एक्सेसरी इस गाड़ी के साथ आई है। अब आई एम नॉट श्योर 100%, मैं यहाँ पर रिटर्न में डाल दूंगा कि ये एक्सेसरी आपको साथ मिलेगी या आपको सेपरेट खरीदनी पड़ेगी। बट ये किया का किसी हद तक जो है वो इन्वर्टर है। इसको अगर आप देखते हैं तो इसकी शेप आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी की चार्जिंग पोर्ट होती है उस जैसी दी गई है। और इस साइड पर अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर चार्जिंग प्लग देखने को मिल जाएगा। इसका कमाल ये है कि जहाँ पर अंदर वाली साइड पर आपको 10 एम्पेयर वाली ऑप्शन देखने को मिल रही थी, अगर मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ तो मैं इसके साथ जो है वो 16 एम्पेयर तक का जो करंट है वो इससे ड्रॉ कर सकता हूँ, विच इज़ पावरफुल इनफ कि इसके अंदर मैं किसी गाड़ी का चार्जर भी लगा सकता हूँ। तो अगर आपके दोस्त के पास कोई गाड़ी है, उसकी गाड़ी चार्ज नहीं है, वो रास्ते में बंद हो गई है, तो यहाँ पर उसकी गाड़ी का चार्जर लग के आप किया की EV5 से उस गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं। बट ये जो एक्सेसरी है, जस्ट द फैक्ट कि आप इसको लगा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। गाड़ी के अंदर चलते हैं क्योंकि भाई एक्चुअल जो मज़ेदार चीज़ें हैं वो गाड़ी के अंदर ही स्टार्ट होती हैं। मैं इस गाड़ी को पहली बार ना पैप्स ऑटो शो होता है उसके ऊपर इसको मैंने देखा एंड वहाँ पर मुझे एक जेंटलमैन मिले, उन्होंने मुझे बताया कि यार किया वालों ने नई गाड़ी लॉन्च की है और उसके अंदर जो इंटीरियर है ना वो बिल्कुल ही भद्दा है। और मैंने उस टाइम तक गाड़ी को देखा नहीं था। गाड़ी को देखने के बाद मुझे ये बात पता लगी कि इस गाड़ी को अगर आप फर्स्ट लुक के अंदर देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि इंटीरियर के अंदर कुछ मौजूद ही नहीं है। इट इज़ अ वेरी मिनिमल इंटीरियर अगर आप इसको कन्वेंशनल गाड़ियों के हिसाब से कंपेयर करते हैं। एक EV के हिसाब से अभी भी इसके अंदर मुझे लगता है कि बटन ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप इसको एक नॉर्मल गाड़ी के तौर पे कंपेयर करते हैं तो इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल रखा गया है। इस गाड़ी के अंदर जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम / डिजिटल क्लस्टर दिया गया है, ये 30 इंचेस की स्क्रीन के साथ आता है। जब आप 30 इंचेस सुनते हैं तो आपको फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा टॉल स्क्रीन होगी, बड़ी स्क्रीन होगी। रियलिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा वाइड स्क्रीन है और मैं टू बी ऑनेस्ट अगर इसको देखूं तो ये 3 डिफरेंट स्क्रीन्स हैं जिनको इकट्ठा लगाया गया है। तो एक साइड पर आपका जो मीडिया क्लस्टर है वो मौजूद है, सेंटर में एक स्पेशल स्क्रीन दी गई है जो कि बेसिकली आपके कंट्रोल्स के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर भी कंट्रोल्स हैं बट आप स्क्रीन से भी हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका डिजिटल डिस्प्ले आ जाता है जिसके अंदर आपकी गाड़ी की इंफॉर्मेशन आ रही है। इस गाड़ी के अंदर हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है जिसके अंदर आपको लेन की भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सामने ही नज़र आ रही होती है। तो यू एक्चुअली डोंट हैव टू लुक एट दिस डिस्प्ले। लेकिन ये चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस की है कि अगर मैं इस तरह बैठा हुआ ड्राइविंग पोजीशन के ऊपर हूँ तो ये जो एरिया है ये मुश्किल से नज़र आता है। लाइक यू हैव टू गो लाइक दिस टू सी इट, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग है ये सेंटर में आ रहा होता है। बट इतना मसला नहीं है क्योंकि इस पे मौजूद सारी सेटिंग्स जो हैं वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती हैं फिजिकल बटन्स के थ्रू। टेम्परेचर कंट्रोल आ जाता है आपके पास, यहाँ पर आपका जो AC का फ़ैन है उसकी स्पीड कंट्रोल आ जाता है। हैज़र्ड का जो बटन है वो भी यहाँ पर प्रॉपर बटन दिया गया है। वॉल्यूम कंट्रोल भी जो है वो टैक्टिकल दिया गया है। और यहाँ पर ये जो बटन्स आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में टच बटन्स हैं। तो दीज आर कैपेसिटिव बटन्स और आप इसको दबाकर बेसिकली डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैप का बटन दिया गया है। पर्सनली आई बिलीव कि इन कैपेसिटिव बटन से ज़्यादा अगर यहाँ पर एक बार होती जो कि टच कंट्रोल होती और उसके ऊपर ये बटन्स का जो नाम है चेंज हो रहा होता कॉन्स्टेंटली, तो वो ज़्यादा आसान होना था। क्योंकि मैप हर बंदा जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इनबिल्ट नेविगेशन को यूज़ करे, तो मैप का डेडिकेटेड बटन होना भी ऑफ है। सर्च का बटन भी मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ पर क्यों दिया गया है। ये एक फेवरेट का बटन है जिस पे आप अपनी मर्जी की चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी अगर एक छोटी सी स्क्रीन लगा दी जाती तो ज़्यादा बेहतर था। फास्ट चार्जिंग ये गाड़ी सपोर्ट करती है। यहाँ पर 2 टाइप सी की पोर्ट्स दी गई हैं, दोनों ही फास्ट चार्जिंग वाली टाइप सी की पोर्ट्स हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि ये वाली जो पोर्ट है इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ चार्जिंग के लिए तो आप इसको चार्जिंग मोड के ऊपर डाल सकते हैं और ये वाइट कलर के अंदर मौजूद रहती है। लेकिन
अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है कि ये आपकी USB पोर्ट बन जाए जो कि आपके इंफोटेनमेंट पैनल के साथ कनेक्ट हो जाए, जैसे कंप्यूटर में आप USB लगाते हैं, तो इसको दोबारा दबाने पर ये अब USB मोड के ऊपर चला जाता है, जहां पर ये पावर उतनी ज़्यादा नहीं देगा बट ये आपको इंफोटेनमेंट के ऊपर कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा। अगर आपने कोई पेन ड्राइव वगैरह लगानी है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर एक फास्ट चार्जिंग Qi 1 सपोर्टेड पैनल भी दिया गया है, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग ये प्रोवाइड करेगा वायरलेस। Qi 2 स्टैंडर्ड आना चाहिए था क्योंकि जब ये गाड़ी इंटरनेशनली आई है तो उस टाइम पे Qi 2 स्टैंडर्ड आ गया था, बट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। जो नीचे चीज़ आपको मिलती है और जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो ये वाला एरिया है जो कि बेसिकली एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब इस गाड़ी के अंदर आप प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में 3-4 ड्राइवर्स हैं जो कि गाड़ी चलाते हैं, एक आप हैं, एक आपके वालिद साहब हो सकते हैं, तो इस गाड़ी का कमाल ये है कि आप गाड़ी में बैठेंगे, आप इस फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपनी उंगली रखेंगे और गाड़ी की हर सेटिंग आपके हिसाब से हो जाएगी। तो आपकी सीटिंग पोजीशन से लेकर आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं, आपको किस डिवाइस से कनेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपना फिंगर रखेंगे तो ये आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होगी, अगर कोई आपके वालिद साहब का फ़ोन है वो अपनी फिंगर आके रखेंगे तो इसका जो कनेक्शन है वो भी उसी फ़ोन के साथ जाएगा। तो पूरी गाड़ी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है और उस सारी सेटिंग्स जो है उसको याद रहती हैं। और ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है कि आप यहीं पर अपनी सिर्फ फिंगर लगाएंगे और ये कर सकते हैं, और ये बहुत एक्यूरेट भी है। लेकिन इसको एनरोल करने के लिए जो गाड़ी के साथ आने वाली दोनों चाबियां हैं उनका गाड़ी में होना मौजूद है, तभी आप फिंगरप्रिंट या कोई नया ड्राइवर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसकी सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा यार, इस गाड़ी के अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर दिया गया है कि इसके अंदर जो मौजूद सीट्स हैं वो बेसिकली एक बिजनेस क्लास सीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि आप इसको बिल्कुल पीछे कर सकते हैं, और लेग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, लंबार सपोर्ट भी अवेलेबल है, और इसकी हर चीज़ ही ऑलमोस्ट एडजस्टेबल है। तो आप इसे किसी भी एंगल के ऊपर कर सकते हैं। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर मसाजिंग सीट्स अवेलेबल हैं फॉर द ड्राइवर साइड। तो आप बेसिकली अगर ड्राइवर हैं तो आप चिल कर सकते हैं। मुझे इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब नज़र आता है कि आप एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जा रहे हैं, गाड़ी को चार्ज होने में टाइम लगना है, 20 से 25 मिनट का टाइम तो कम से कम लगता है। तो आप चार्जिंग स्टेशन पे गए हैं, अब गाड़ी में स्लाइड सा म्यूज़िक लगाया है, आपने मसाजिंग सीट्स ऑन की हैं, आप 20 मिनट का मसाज लेते हैं, उतनी देर में गाड़ी जो है वो दोबारा चार्ज हो जाती है, आप अपना जो सीटिंग पोजीशन है वो नॉर्मल ड्राइविंग के ऊपर वापस लेकर आते हैं एंड आप अपनी गाड़ी को चला लेते हैं। तो उस लिहाज से मुझे ये जो मसाज का फंक्शन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसके अंदर वैसे हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं, और जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के लिए यहाँ पर साइड पर डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं। तो आप इनके थ्रू बड़े ही आराम से जो हीटेड या वेंटिलेटेड सीट्स हैं उनको ऑन भी कर सकते हैं, उसकी जो ओवरऑल स्पीड है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हीटेड स्टीयरिंग भी यहाँ पर दिया गया है। जो चीज़ मुझे अजीब लगी है वो ये है कि इस गाड़ी का जब आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देखते हैं ना तो इसके अंदर आपको यहाँ पर बहुत थोड़ी ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। ये एक सेटअप की ऑप्शन देखने को मिलती है और बाकी सारी चीज़ें इस सेटअप के अंदर दी गई हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि पहली बात इसका नाम सेटअप क्यों रखा गया है, और अगर इसका नाम सेटअप रखना भी था तो सारी ऑप्शंस को इसके अंदर डाल दिया तो आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मसाजिंग फंक्शन जो है वो हमें लिटरली इसके अंदर ढूंढना पड़ा, हमें मिल नहीं रहा था कि इसको ऑन कहाँ से करना है। तो ये चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की है। एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑल अक्रॉस द बोर्ड आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप अपनी जो फ्रंट की लाइट्स हैं वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इस पूरी गाड़ी के अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये है कि भाई अगर आप ड्राइवर हैं इसके अंदर तो बेसिकली ये आपकी ड्राइविंग पोजीशन है। मतलब मैं अगर अपनी ड्राइविंग पोजीशन में आऊँ तो दिस विल बी माय ड्राइविंग पोजीशन, और मैं कुछ इस तरह करके स्क्रीन को यूज़ करूँगा। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ तो मैं अपना हाथ नेचुरली यहाँ पर रेस्ट करता हूँ, और ये जो टच बटन है ना ये एक्सीडेंटली प्रेस हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया है कि भाई इसका जो सेटअप का प्रोसेस है वो पहले आपने यहाँ जाना है किसी सेटिंग के लिए, उसके बाद आप सेटिंग के अंदर जाते रहते हैं। तो 90% ऑफ द टाइम तो ये होता है कि आप किसी सेटिंग के बिल्कुल अंदर करे होते हैं, एक्चुअल सेटिंग करने से बिल्कुल पहले आप नीचे कुछ एक्सीडेंटली दबा देते हैं। तो मुझे लगता यही है अगेन वही बात कि ये जो टच पैनल है ना, या तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, या ये फिजिकल बटन दे देते। अगर देना ही था तो मतलब बटन तो चेंज हो नहीं रहे तो फिर इनको टच करने की जरूरत नहीं थी, इनको फिजिकल बटन दे देते या इसकी जगह स्क्रीन होती। इस गाड़ी के अंदर ईवीज के हिसाब से जो एक बड़ी अनकन्वेंशनल चीज की गई है वो ये है कि इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ दी गई है जो कि ओपन होती है। हमने ईवीज के अंदर बहुत बार देखा है कि सनरूफ बहुत बड़ी दी जाती है बट इट नेवर ओपन्स अप, लाइक पूरा शीशे का ही जो छत है वो दे दी जाती है। बट इसके अंदर
अंदर पैनोरामिक सनरूफ के साथ साथ आपको विंड का जो कटर है वो भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक और अनकन्वेंशनल चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर आर्मरेस्ट तो मौजूद है, बट आर्मरेस्ट के अंदर कोई भी स्टोरेज नहीं दी गई। आपको सिर्फ ये स्टोरेज मिलती है जिसके अंदर आप कुछ पेपर वगैरह रख सकते हो या आप एक मोबाइल रख सकते हो। वैसे मुझे लगता है 90% यूज़र तो ये वायरलेस चार्जिंग को यूज़ करेंगे इसके अंदर। मैं इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाला था क्योंकि ये जगह कोई सेंस नहीं बनाती। दिस इज़ नॉट अ सीट, दिस इज़ नॉट यूज फॉर एनीथिंग। तो मुझे लग रहा था कि ये स्पेस वेस्ट कर दी गई है, बट रियलिटी ये है भाई कि भाई वो जो फ्रंट पर वेस्टेड स्पेस है वो एक्चुअल में आपके बैक साइड से यूजेबल स्पेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर नीचे वाली साइड पर एक कंपार्टमेंट दिया गया है। आई स्टिल बिलीव कि अगर यहीं पर ये स्पेस दे दी जाती और इस डिज़ाइन को ना किया जाता तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होना था। बट देन अगेन इस स्टोरेज का फ़ायदा ये है कि ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एक्सेसिबल है और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपको एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है टाइप सी वाली। इस साइड के लिए भी आपको एक टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल रही है। यहाँ पर बैक पैसेंजर के लिए एक डेस्क भी देखने को मिल जाता है जो कि लंच डेस्क भी हो सकता है, बट आई थिंक ज़्यादातर लोग जो इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे वो इस टाइप सी की पोर्ट से अपना मैकबुक लगाएंगे और इसके ऊपर अपना मैकबुक लगाकर काम करेंगे, जहाँ पर उनका ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाएगा। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड हूँ कि मसाजिंग सीट्स अगर बैक में होती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि देन इट मेड क्लियर सेंस कि आप एक शोफर ड्रिवन गाड़ी में जा रहे हैं, मैकबुक आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी लगी है। बट दिस इज़ अ फैमिली कार, तो आई थिंक जो ड्राइवर भी चला रहा होगा वो आपका घर का ही कोई बंदा होगा, तो आपको ज़्यादा मसला नहीं आने वाला। सेंटर में सीटिंग दी गई है जो कि बेसिकली डिवाइडर के तौर पर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो आप 2 बंदे बिठा लें या आप 3 बंदे बिठा लें। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं एंड लेग रूम बहुत ज़्यादा है, तो कोई बंदा अगर यहाँ बैठा हुआ है ना तो वो भी रिलैक्स रहने वाला है और आप इसको फर्दर रिक्लाइन कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी नॉर्मल सीटिंग पोजीशन भी मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है। इवन फॉर लॉन्ग जर्नीज़ आप इसमें थकने नहीं वाले, और अगर आप थक रहे हैं तो आप इसको फर्दर भी जो है वो लिटा सकते हैं और आप ऑलमोस्ट सोने वाली पोजीशन के अंदर जा सकते हैं। अच्छा भाई, अगर आप इसकी ड्राइविंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आई हैव ड्रिवन अ लॉट ऑफ ईवीज एट दिस पॉइंट, तो दिस फील्स लाइक एन ईवी। अगर आप अपने दिमाग में स्पोर्टेज कंसिडर कर रहे हैं तो ये उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा नरम होने वाली है। आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो क्विकनेस मिलेगी। हाउ डू आई पुट इट, ईवीज़ के अंदर जनरली जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने लोगों के अंदर फेस किया है अगर वो एक नॉर्मल गाड़ी से आ रहे हैं, वो ये है कि आप अगर एक तेज़ गाड़ी भी ड्राइव करते हैं ना, तो ईवी के केस के अंदर वो जो एक स्नैपीनेस होती है कि आपने पैर दिया और गाड़ी ने एग्जैक्ट रिस्पॉन्स दिया है, वो डिफरेंट होता है और वो इसके अंदर भी आपको फील हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ ग्राउंड अप ईवी। बड़ी गाड़ी है और ये फील भी होती है जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, तो यू एक्चुअली फील कि ये एक बड़ी गाड़ी है। एडास की फंक्शनैलिटी की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर क्रूज कंट्रोल दिया गया है, उसके अलावा लेन असिस्ट वगैरह इसके अंदर अवेलेबल है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आजकल ईवीज़ के अंदर जो कैमराज आते हैं वो आपके सामने क्या ट्रैफिक आ रही है वो डिटेक्ट करते हैं, यानी कि गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है। इस गाड़ी के अंदर मैंने वो वाली डिटेक्शन नहीं देखी। यहाँ पर जो सामने हेड्स अप डिस्प्ले भी आ रहा है वो मुझे मेरी लाइन के बारे में बता रहा है, यानी मैं लाइन से अगर बाहर अंदर होता हूँ तो वो वाइट लाइन को येलो कर देता है, या अगर मेरे ब्लाइंड स्पॉट में कोई चीज़ आती है तो वो मुझे सिर्फ इंडिकेट करता है कि भाई इस ब्लाइंड स्पॉट पे कुछ है। तो वो जो मॉडर्न गाड़ियों के अंदर एक चीज़ आती है जहाँ पर वो आपको एग्जैक्टली बताता है कि भाई आपके ब्लाइंड स्पॉट में क्या चीज़ है, वो ये नहीं बताती। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सारी फंक्शनैलिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। अभी मैं इसको इसका जो इको मोड है उसके अंदर ड्राइव कर रहा हूँ और ये इको मोड में भी तेज़ फील होती है, डज नॉट फील स्लो एट ऑल। मतलब ये इको मोड में भी अगर आप इसको चलाएंगे तो आप जो नॉर्मल गाड़ियाँ चलाते हैं इस साइज़ की, उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा स्नैपी फील होती है। ड्राइव मोड की अगर आप बात करते हैं तो भाई इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड इसके मेन 3 ड्राइविंग मोड्स हैं और एक चौथा ड्राइविंग मोड है जो कि स्नो मोड है। वो बेसिकली यहाँ पाकिस्तान में तो यूज़ भी नहीं होगा, बट जो स्पोर्ट्स मोड है वो यूज़ होगा। एंड स्पोर्ट्स मोड के अंदर ये गाड़ी भागती है भाई। स्पोर्ट्स मोड के अंदर ये गाड़ी 0 to 100 6.1 सेकंड के अंदर करती है, जो कि अगर आप इसके साइज़ की गाड़ी के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छे इंप्रेसिव नंबर्स हैं। बट अगर आप इसको ईवी के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो हमने इससे बहुत तेज़ ईवीज़ इसी साइज़ में देखी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस इज़ लाइक अ स्पोर्ट्स कार और एनीथिंग। ये बेसिकली आपको ईवीज़ के हिसाब से एवरेज जो है वो पिक प्रोवाइड करती है। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि गैसोलीन कार से आ रहा है तो वो जो एक हल्का सा झटका लगता है ना ईवीज़ का, वो इसके अंदर आपको फील ज़रूर होता है और उसको आप एंजॉय भी करेंगे। अब क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार नहीं है तो इसको किया वालों ने फैमिली कार के तौर पे डेवलप किया और फैमिली कार के सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं आपके वाइपर्स की तो वो भी ऑटो दिए गए हैं। इसके अंदर आप कोई भी इशारा डालेंगे तो उस साइड का जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली आपके क्लस्टर के ऊपर आ जाता है। उसके अलावा अगर आप नीचे वाली साइड पर प्रेस करते हैं
तो कैमरा जो है वो आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है एंड दिस कम्स विद 360 कैमरास। तो आपको कभी भी मसला नहीं आने वाला। आप किसी भी सिचुएशन में इसको यूज़ करना चाहते हैं आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली कैमरास को स्विच भी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के आप किस सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं। इस गाड़ी की अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है उसका डिज़ाइन बहुत ही अनकन्वेंशनल टाइप का रखा गया है। ये फील होता है कि आपने किसी ईवी के लिए स्टीयरिंग व्हील जो है वो बनाया है। यहाँ नीचे वाली साइड पर ड्राइव मोड्स का बटन है जिसके थ्रू हम ड्राइव मोड चेंज कर रहे थे। इस स्टीयरिंग के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट एज लाइट एज फेदर। मतलब आप इसको उंगली से रोटेट कर सकते हैं। यू कैन लिटरली ड्राइव इट विद अ फिंगर। ये इतना नरम है। बट ऑन द फ्लिप साइड जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे कन्वर्ट करते हैं तो इसके अंदर वो टाइटनेस जो आ जानी चाहिए ना स्पोर्ट्स मोड वाली, वो मुझे फील करने में नहीं आई। तो अगेन वही बात है कि इस गाड़ी को बनाया ही एज अ फैमिली कार गया है। एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर लेफ्ट राइट एंड सेंटर काफ़ी सारे दिए गए हैं तो एयर बैग की सिचुएशन भी कवर्ड है। तो दिस इज मेड लाइक अ फैमिली कार एंड इट ड्राइव्स लाइक वन टू। पाकिस्तान में इस गाड़ी के 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। एक इसका लॉन्ग रेंज मॉडल है और एक इसका लोअर एंड मॉडल है। पर्सनली आई बिलीव के दोनों ही स्लाइटली ऑन द अपर साइड हैं अगर आप प्राइसिंग वाली साइड से बात करते हैं। मतलब किया को ये बात पता है कि ये गाड़ी हर बंदा नहीं खरीदेगा और यही वजह है कि किया ने इसकी जो प्राइसिंग है वो भी एक प्रीमियम सेगमेंट के हिसाब से रखी है जो कि एक लिहाज से अजीब है बट दूसरे लिहाज से किया को ये बात पता है कि जिस चीज़ को वो एक्सक्लूसिव कर देते हैं ना वो रोड के ऊपर जब निकलती है तो लोगों को भी ज़रा पता होता है भाई वो देख 2 करोड़ की गाड़ी जा रही है। इसके 2 वेरिएंट्स आ रहे हैं। लॉन्ग रेंज वाला जो है वो आई थिंक 235 के करीब है और जो नीचे वाला वेरिएंट है वो उससे सस्ता है। पर्सनली आई बिलीव कि अगर कोई बंदा इस गाड़ी की तरफ जाए तो उसको जो लॉन्ग रेंज मॉडल है उसी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि जो लो एंड मॉडल है उसमें जितना प्राइस का डिफरेंस है उसके हिसाब से फीचर ज़्यादा रिमूव्ड है। मतलब टायर आपको छोटे मिलते हैं, ये साइड वाला जो डोर्स हैं ये मोटराइज नहीं है, बैटरी काफ़ी कम हो जाती है। लॉन्ग रेंज की जो बैटरी है वो 620 किलोमीटर की क्लेम्ड जो बैटरी है वो है और क्योंकि ये अगेन LFP बैटरीज के अंदर आती है तो आप इसको 100% चार्ज भी कर सकते हैं। तो आपको जो एक्चुअल 620 की बैटरी है उसकी चार्जिंग रेंज भी देखने को मिल जाएगी। तो उस लिहाज से ये गाड़ी बहुत सॉलिड है कि आपको जो रेंज मिल रही है वो इतनी है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद कर सकते हैं। CCS की पोर्ट है तो आप रास्ते में इसको बड़े आराम से चार्ज भी कर सकते हैं और भाई जो थोड़ा टाइम चार्जिंग हो रही होगी ये गाड़ी मसाज भी आपको देती रहेगी। यार इस गाड़ी के रिलेटेड अगर आप मेरे फाइनल ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मेरे ओपिनियंस थोड़े से मिक्स्ड हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं उन गाड़ियों के साथ जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पहले EVs की फॉर्म में लॉन्च हुई हैं तो वी रियली डोंट हैव एन एग्जांपल जो कि इसके साथ डायरेक्टली कंपीट कर रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर जो बैटरी साइज है वो काफी बड़ा लगाया गया है और दूसरा इस गाड़ी का जो साइज है वो भी इतना बड़ा है कि आप इसको डायरेक्टली किसी दूसरी गाड़ी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पर्सनली आई बिलीव कि ये स्टिल अगर थोड़ा सा नीचे प्राइस टैग में लॉन्च होती तो ये एक ऐसी रिकमेंडेशन बन जाती कि मैं हर बंदे को रिकमेंड कर सकता। अभी भी अगर कोई बंदा इस गाड़ी को परचेज करता है तो दे वॉन्ट रिग्रेट इट क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेफिनेटली मौजूद हैं जो कि इसको एक प्रीमियम फैमिली कार बनाते हैं। अगर आपके 5 बंदे हैं फैमिली के अंदर और आप एक EV ढूंढ रहे हैं तो आपको किया का जो बैज है वो बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा और बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करेगा। बट आई वांट टू नो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस कार। पर्सनली आई बिलीव कि ड्राइविंग के अंदर कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, स्पोर्टीनेस कम है जैसे मैंने पहले बताया। बट व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस कार मुझे आप लोग नीचे कॉमेंट्स के अंदर बताएं। आई होप ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।